कम इस अवसर के ऊपर जो संपूर्ण भारतीयों के लिए एक गर्व की अनुभूति और एक आत्मसम्मान की अनुभूति बढ़ाने वाला क्षण है और यह दर्शा रहा है कि भारत विश्व राजनीति के उस समन्वयकारी स्थिति में पहुंच गया है जहां पर कि वो हम नॉर्थ साउथ की भी बात करते हैं, ईस्ट और वेस्ट की भी बात करते हैं। वास्तविक अर्थों में यदि दुनिया में यह विचार आता है कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है तो हम कोहेरेंस देने की क्षमता भारत मोदी जी के नेतृत्व में विश्व के पटल पर प्रदर्शित करने में सफल हो रहा है। ट्रेडिशनल एलाई यानी दोनों ही आपको कहें कि आप उनके रणनीतिक साझेदार हैं, अमेरिका ये कहे और रूस कहे कि आप उसके परंपरागत साझेदार हैं। मुझे लगता है कि वैश्विक कूटनीति के सुंदर समन्वय का जो दृश्य दिखा है और स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि यह उनका सम्मान नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार की दक्षता और क्षमता मोदी जी ने दिखाई, और उल्लेखनीय बात यह है कि आप ध्यान करें कि युद्ध के बियॉन्ड समाधान निकाला जा सकता है, यह भी बात उन्होंने वहीं पर कही है। इस समय वो ऑस्ट्रिया की यात्रा पे हैं, परंतु मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे राजनीतिक विरोधी जो इस प्रकार के विघ्न संतोषी हैं कि किसी भी शुभ और मंगलकारी कार्य में किस प्रकार से कोई नकारात्मक दृष्टि देखी जा सकती है, जिनको उसमें महारत हासिल है, वो सदैव किसी न किसी विषय को लेकर इस शानदार गौरवपूर्ण क्षण पर भी कोई न कोई नकारात्मक बात करना चाहते हैं। तो हमसे पूछ रहे हैं कि यूक्रेन के बारे में क्यों नहीं बोला है। तो मैं पूछना चाहता हूं, हम तो सरकार में हैं और प्रधानमंत्री जी का यह अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी है कि अंतर्राष्ट्रीय विषय पे बोले। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, आपकी सीडब्ल्यूसी में क्या रशिया यूक्रेन को लेकर कोई प्रस्ताव पारित हुआ था? पर मैं क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि आपकी सीडब्ल्यूसी में इजराइल हमास के बारे में प्रस्ताव पारित हुआ था, पैलेस्टीन का समर्थन करते हुए, और इजराइल हमास युद्ध के बारे में सोनिया गांधी जी ने आर्टिकल लिखा था अखबारों में, प्रियंका गांधी जी ने ट्वीट किया था। मैं पूछना चाहता हूं, कितनी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर सीडब्ल्यूसी का प्रस्ताव है? चाइना ताइवान पे है कि रशिया यूक्रेन पे है, क्या आर्मेनिया अजरबैजान पे है, कि इराक और कुवैत पे है, या सोमालिया के ऊपर है? इसलिए यह साफ दर्शाता है कि विदेश नीति के संदर्भ में क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ के आधार पर राजनीति करना उचित नहीं है। कम से कम इस अवसर के ऊपर जो संपूर्ण भारतीयों के लिए एक गर्व की अनुभूति और एक आत्मसम्मान की अनुभूति बढ़ाने वाला क्षण है और यह दर्शा रहा है कि भारत विश्व राजनीति के उस समन्वयकारी स्थिति में पहुंच गया है जहां पर कि वो हम नॉर्थ साउथ की भी बात करते हैं, ईस्ट और वेस्ट की भी बात करते हैं। वास्तविक अर्थों में यदि दुनिया में यह विचार आता है कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है तो हम कोहेरेंस देने की क्षमता भारत मोदी जी के नेतृत्व में विश्व के पटल पर प्रदर्शित करने में सफल हो रहा है। इसलिए मैं अंत में सिर्फ यह पंक्ति कहता हूं कि बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर उस रफ्तार से, बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर उस रफ्तार से, कर रहा है विश्व भी हमको नमन उस पार से। धन्यवाद। मित्रों, प्रश्न आमंत्रित हैं तो ठाकुर रविंद्र सिंह जी, जी न्यूज। देखिए, यह विषय निश्चित रूप से राष्ट्र के लिए बहुत आवश्यक विषय है और सभी दलों को इस पे दलगत भावना से ऊपर उठकर विचार करना चाहिए। परंतु जनसंख्या का संतुलन किसके लिए चुनौती है और किसके लिए अवसर है, ये इन चुनावों के परिणामों ने भी दर्शाया है। आप सबको ध्यान है कि इस
हाल में संपन्न लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत, सबसे बड़े मार्जिन की जीत कहां से दर्ज हुई है? सबसे बड़े मार्जिन से असम की धुबरी सीट से कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 के अंतर से जीते हैं। और ये वो क्षेत्र है जिसके बारे में असम में जो लोग गए होंगे, वहां जन सामान्य में प्रचलित भाषा में उसे मिनी बांग्लादेश कहा जाता है। ये वो क्षेत्र है जहां डेमोग्राफी में सबसे भारी परिवर्तन पिछले 25-30 सालों में हुआ है। जनसंख्या का सबसे भारी असंतुलन हुआ है और वहां पर कांग्रेस ने पूरे देश की राहुल गांधी से तकरीबन 3 गुनी बड़ी जीत धुबरी असम में मिली है। और महत्वपूर्ण बात क्या है, बदरुद्दीन अजमल वहां से चुनाव हार गए। एआईयूडीएफ के चीफ, जिनकी पार्टी के बारे में यह प्रचलित धारणा थी कि वो घुसपैठियों का समर्थन करती, मैं प्रचलित धारणा वर्ड कह रहा हूं, वो उनसे समर्थन हट के और कांग्रेस को इतना शानदार समर्थन मिले, तो ये मैं कोई निष्कर्ष नहीं निकाल रहा हूं, देश की प्रबुद्ध जनता के सामने एक विचार छोड़ रहा हूं कि इस चुनौती में, इस आपदा में अवसर कौन तलाश रहा है। नीरज पांडे, एबीपी। हाल में संपन्न चुनावों में और उसके बाद शपथ ग्रहण में संविधान लेकर जो लोग आए थे, सर्वोच्च न्यायालय के डिसीजन ने भारत की संविधान पर आए सबसे बड़े संकटों में से एक का उत्तर दिया है। इमरजेंसी की बात तो सब लोग करते हैं, परंतु ये जिस संदर्भ में दिया गया है, संविधान पे बहुत बड़ा खतरा था। जब 1985 शाबानो केस आता है, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, एक गरीब मुस्लिम महिला को, शायद मुझे ध्यान नहीं है, 120 रुपए या कुछ ऐसे के आसपास का मेंटेनेंस देना था, और उस समय यह लगता है कि यह शरिया के विरुद्ध है, तो तत्कालीन कांग्रेस सरकार जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नेतृत्व में चल रही थी, उसने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को रौंद कर संविधान से ऊपर शरिया को कर दिया था। मैं चुनौती से कहता हूं, दुनिया में एक सेकुलर देश बताइए जहां सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से ऊपर शरिया होता हो। संविधान खतरे में था। यह हमें फिर याद दिलाता है कि संविधान को कितना बड़ा खतरा, जब ये सत्ता में आए हैं, अनेक प्रकार से संविधान को खतरे में डाला है, परंतु आज सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने निश्चित रूप से वो खतरा जो आज से तकरीबन 40 साल पहले, 39 इयर्स बिफोर एस्टैब्लिश किया था, उसको समाप्त किया है। और दूसरा, मुस्लिम महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी राहत और मानवीय संवेदना का मार्ग प्रशस्त किया है। और तीसरा, मैं ये कहना चाहूंगा, इसको मजहबी मामले से अलग हटकर ये महिलाओं को एक समान रूप से सम्मान और अधिकार देने का निर्णय है। यानी किसी भी महिला को अब मेंटेनेंस का अधिकार है, इररिस्पेक्टिव ऑफ विच एवर रिलीजन शी बिलोंग्स टू। आनंद पांडे, TV9। देखिए, महंगाई के विषय के ऊपर पुनः कहना चाहेंगे, इस समय महंगाई की दर 5% से कम है। और अगर आप इस बात को चेक करें तो जो स्टैंडर्ड आरबीआई की गाइडलाइंस हैं, 2% से लेकर 6% तक महंगाई की दर एक कंट्रोलेबल और सामान्य स्थिति की मानी जाती है। हमारे विरोधी अपने शासनकाल का कांग्रेस 5 साल बता दे जब 5% से महंगाई की दर कम रही। भारत के इतिहास में डबल डिजिट इन्फ्लेशन उन्हीं के शासनकाल में रहा है। और मुझे तो इस बात का भी आश्चर्य लगता, कांग्रेस के प्रबुद्ध लोग ट्वीट करते हैं कि 45 साल की सबसे ज्यादा महंगाई है। अब 45 साल तो 1979 से होते हैं। 17% महंगाई नहीं थी 91-92 में, और 2010 और 11 में 10% से ऊपर थी। तो मेरा मानना है कि महंगाई के विषय के ऊपर तथ्यात्मक बात करनी चाहिए। और मैं देश की जनता से कहता हूं, सब जाइए अपने अपने इंटरनेट पे खोलिए और रेट ऑफ इन्फ्लेशन कितना था पिछले 50 साल का सारा डाटा अवेलेबल है, फिर इनको जवाब दीजिए जो कहते हैं 50 साल की सबसे बड़ी महंगाई और 45 साल की सबसे बड़ी महंगाई है। वास्तविकता यह है कि भारत ने महंगाई को बहुत प्रभावी ढंग से नियंत्रण किया है। और मैं इसको आज के इस विषय से भी जोड़ना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी रूस में हैं
हमारा सबसे ज्यादा आयात विदेशी मुद्रा का पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर होता था। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का मेजर हम रूस से ले रहे हैं। इसकी वजह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम उस तेजी से नहीं बढ़े जैसे दुनिया में बढ़े हैं। दूसरा, हम रूपी रूबल में कन्वर्जन कर रहे हैं। इस कारण से डॉलर के होने वाले प्रभाव से हमें काफी हद तक बचाव मिला हुआ है। टू ए लार्जर एक्सटेंट इम्यूनिटी फॉर द चेंज इन द डॉलर, डिस्पाइट कि अमेरिका ने पिछले 2 साल में 2 बार रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया है डॉलर को कंट्रोल करने के लिए। तो महंगाई पर कितना, और दाल के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा, कोई जाके चेक कर ले कि हमारी सरकार आने से पहले कितना दाल का, दलहन का स्टोरेज और इंपोर्ट था और कितना प्रोडक्शन था, और हमारी सरकार आने के बाद कितना बदलाव आया।